नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। टाइप 2 मधुमेह से ग्रस्त मोटे व्यक्तियों के लिए वसा घटाने की रणनीतियां। और ये भी देखेंगे कि कैसे वजन कम करना सिर्फ वजन कम करना नहीं बल्कि शायद इस स्थिति को पलटने में भी मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए एक लेख है, मोटापा और मधुमेह, वसा घटाने की रणनीतियां। हम इसी के अंशों पर बात करेंगे। मकसद है ये समझना कि वजन घटाने से सेहत कैसे सुधर सकती है। सही कहा। और देखिए, कई बार लगता है कि पता नहीं कितना वजन कम करना होगा, लेकिन स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 5 से 10% वजन कम करना भी काफी है। हाँ, इतना भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यहाँ तक कि मधुमेह को पलटने की दिशा में भी एक बड़ा कदम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ वजन का खेल नहीं है। इसके पीछे शरीर का पूरा विज्ञान है। हार्मोन्स का संतुलन, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजें हैं हाँ, जो टाइप 2 मधुमेह और मोटापे से सीधे सीधे जुड़ी हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं अक्सर। तो शुरुआत करते हैं दो मुख्य हार्मोन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। दोनों पैंक्रियास से आते हैं, है ना? हाँ, दोनों ही से। पर काम अलग अलग है। तो इंसुलिन का क्या रोल है और टाइप 2 मधुमेह में क्या गड़बड़ हो जाती है? देखिए, इंसुलिन को आप ऐसे समझिए कि ये हमारे सेल्स के लिए चाबी है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज आता है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है। ताकि एनर्जी मिले। हाँ, एनर्जी के लिए या फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए, जमा करने के लिए। और साथ ही ये वसा को टूटने से रोकता है, मतलब लिपोलिसिस को धीमा करता है और फैट टिश्यू में वसा जमा करने में मदद करता है। और टाइप 2 मधुमेह में फिर क्या होता है? टाइप 2 मधुमेह में वो चाबी ठीक से काम नहीं करती। सेल्स इंसुलिन को ठीक से पहचानते नहीं। इसे इंसुलिन प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा। तो शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। अब ज्यादा इंसुलिन लगातार रहेगा तो ये प्रतिरोध और बढ़ेगा, वसा भी ज्यादा जमा होगी, खासकर पेट के आसपास। और क्योंकि ग्लूकोज सेल्स में जा नहीं पा रहा तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ये एक पूरा चक्कर है। समझ गई। तो ये तो इंसुलिन की बात हुई। ग्लूकागॉन इससे उल्टा काम करता है? हाँ, काफी हद तक। ग्लूकागॉन भी पैंक्रियास से ही आता है। इसका काम है ब्लड शुगर को बढ़ाना, खासकर जब हम भूखे हों। ये लिवर को सिग्नल देता है कि जमा ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाओ या नया ग्लूकोज बनाओ। अच्छा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब हम उपवास करते हैं और इंसुलिन कम होता है, तब ग्लूकागॉन फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ये वसा को तोड़ने, जलाने और कीटोन बनाने में मदद करता है। कीटोन वो क्या है? कीटोन एक तरह का वैकल्पिक ईंधन है शरीर के लिए, जब ग्लूकोज कम हो। और ये लिवर फैट कम करने में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन टाइप 2 मधुमेह में ग्लूकागॉन का क्या रोल है? क्या वो भी बिगड़ जाता है? हाँ, दिक्कत यह है कि टाइप 2 मधुमेह में ग्लूकागॉन अक्सर जरूरत से ज्यादा होता है, खाने के बाद भी। तो शरीर तब भी ग्लूकोज बना रहा होता है जब जरूरत नहीं। इससे ब्लड शुगर और बढ़ जाता है। ओहो, तो मतलब दोनों हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि इन दोनों के बीच का संतुलन ठीक किया जाए। और अच्छी बात यह है कि वजन घटाने से, लाइफस्टाइल बदलने से ये संतुलन वापस आ सकता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, ग्लूकागॉन नॉर्मल हो सकता है। ये हार्मोन वाली बात वाकई में बहुत अहम है। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया कि अंदर क्या चल रहा है, तो बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डाइट। स्रोत कई तरह के डाइट प्लान बताते हैं। कौन कौन से मुख्य हैं? हाँ, स्रोत कई प्लान्स बताते हैं, पर सबका बेस एक ही है: कैलोरी कंट्रोल, पोषक तत्व और ब्लड शुगर को स्थिर रखना। एक है मेडिटेरेनियन डाइट, भूमध्य सागरीय आहार। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन जैसे मछली, चिकन और हेल्दी फैट्स, खासकर जैतून का तेल, इन पर जोर होता है। फाइबर ज्यादा होता है, सूजन कम करता है, वजन घटाने और शुगर कंट्रोल में मदद करता है। और इसे लंबे समय तक फॉलो करना भी आसान है। और वो जो आजकल बहुत चल रहा है, लो कार्ब या कीटो डाइट? हाँ, लो कार्ब या कीटो डाइट भी असरदार हो सकती हैं। इनमें कार्ब्स बहुत कम कर देते हैं, रोज के 50 से 130 ग्राम, या कीटो में तो 20 से 50 ग्राम ही। इतना कम? हाँ, तो शरीर एनर्जी के लिए फैट जलाता है, कीटोन्स बनाता है। इससे इंसुलिन लेवल काफी कम हो जाता है, जो मधुमेह में अच्छा है। लेकिन मुश्किल यह है कि इन्हें लंबे समय तक निभाना वो थोड़ा कठिन हो सकता है। हाँ, सामाजिक मौकों पर दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। और शुरुआत में कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कीटो फ्लू। अच्छा, और प्लांट बेस्ड डाइट यानी पौधे आधारित आहार? हाँ,
स्रोत बताते हैं कि पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज हों और प्रोसेस्ड खाना ना हो, वो भी फायदेमंद है। इनमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स खूब होते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, सूजन कम करते हैं। क्या इनसे भी मधुमेह पलट सकता? कुछ स्टडीज में ऐसे संकेत मिले हैं। हाँ, क्षमता तो है। और एक और है VLCD। ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। VLCD यानी वेरी लो कैलोरी डाइट। हाँ, ये थोड़ा इंटेंस है। इसमें कैलोरी बहुत कम, करीब 800 कैलोरी रोज की कर देते हैं। बस 800? हाँ, ये अक्सर सूप या शेक के रूप में होता है और थोड़े ही समय के लिए। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत तेजी से वजन कम करता है और कुछ मामलों में मधुमेह को पलट भी सकता है, खासकर नए मरीजों में। लेकिन ये सबसे जरूरी बात है, ये हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। इसके अपने रिस्क हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब इतने सारे विकल्प है, कोई एक जादुई डाइट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके लिए एक चीज काम नहीं करती। मेन आइडिया है कि आप जितनी कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करें। रोज 500-750 कैलोरी कम करना एक अच्छा टारगेट है। सबसे अच्छी डाइट वो है जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें, जो आपकी लाइफस्टाइल और पसंद के हिसाब से हो। और हाँ, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बिल्कुल। तो डाइट चुन ली, अब रोज की थाली में क्या रखें, क्या हटाएं, ये कितना जरूरी है? अरे, ये तो बहुत ही जरूरी है। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर ब्लड शुगर और फैट पर पड़ता है। तो क्या खाएं? बिना स्टार्च वाली सब्जियां, ब्रोकली, पालक, शिमला मिर्च, खीरा, ये सब। थाली का आधा हिस्सा इनसे भरें। कैलोरी कम, फाइबर ज्यादा। साबुत अनाज, ब्राउन राइस, किनोआ, ओट्स, बाजरा। सफेद चावल, मैदे की जगह ये। ठीक है। लीन प्रोटीन, मछली, चिकन, अंडे, दालें, टोफू, कम फैट वाला पनीर। ये पेट भरा रखते हैं, मसल्स के लिए अच्छे हैं। और फैट्स, वसा? हेल्दी फैट्स, हाँ, अच्छे फैट जरूरी हैं। मेवे, बीज, एवोकाडो, जैतून का तेल, इनसे डरना नहीं है। और फल? खाएं पर लिमिट में। खासकर बेरीज अच्छी हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इनमें शुगर कम होती है। ठीक है। और किन चीजों से बिल्कुल बचना है? हाँ, क्या ना खाएं वाली लिस्ट भी जरूरी है। सफेद कार्ब्स, सफेद ब्रेड, पास्ता, मैदा, मीठे सीरियल, ये शुगर फटाफट बढ़ाते हैं। हाँ, ये तो पता है। मीठे ड्रिंक्स, सोडा, पैक जूस, मीठी चाय, कॉफी, इनमें सिर्फ कैलोरी और चीनी होती है, पोषण कुछ नहीं। ये वजन बढ़ाने में सबसे आगे है शायद। बिल्कुल। प्रोसेस्ड स्नैक्स, मिठाइयाँ, चिप्स, कुकीज, केक, कैंडी, इनमें बेकार फैट, चीनी, नमक ज्यादा होता है। ज्यादा फैट वाला मीट? बेकन, सॉसेज, फैटी रेड मीट, इनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। तली हुई चीजें? कम से कम खाएं। कुछ तेल जैसे नारियल तेल, पाम तेल, इनका इस्तेमाल कम करें। तो मतलब घर का बना ताज़ा कम प्रोसेस्ड खाना सबसे अच्छा है। एकदम सही, यही मूल मंत्र है। खाने के साथ साथ व्यायाम, ये भी उतना ही जरूरी है। स्रोत क्या कहते हैं, किस तरह का व्यायाम, कितना? हाँ, व्यायाम तो बहुत ही जरूरी हिस्सा है। गाइडलाइंस कहती हैं हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मीडियम इंटेंसिटी वाला एरोबिक व्यायाम। 150 मिनट यानी रोज लगभग आधा घंटा? हाँ, हफ्ते के ज्यादातर दिन। और साथ में हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मसल्स बनाने वाली कसरत। लेकिन अगर कोई मोटा है और मधुमेह भी है, तो शुरुआत कैसे करें? क्या सुरक्षित है? बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में कम असर वाले एरोबिक्स बेस्ट हैं, जैसे तेज चलना। सबसे आसान 2.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तैरना या पानी में एरोबिक्स, पानी में वजन कम लगता है, जोड़ों पर जोर नहीं पड़ता। साइकिल चलाना, चाहे स्थिर बाइक हो या बाहर। ये सब कैलोरी बर्न करते हैं और दिल के लिए अच्छे हैं। हाँ, और शुगर कंट्रोल में भी मदद करते हैं। धीरे धीरे शुरू करें, फिर टाइम और इंटेंसिटी बढ़ाएं। एरोबिक्स के अलावा ताई ची या योग का भी जिक्र था। हाँ, वो भी फायदेमंद है। शायद उनसे उतनी कैलोरीज बर्न ना हो, पर वो बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। और सबसे बढ़िया, वो तनाव कम करते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, शुगर और वजन दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, तनाव का असर तो पड़ता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, वजन उठाना वगैरह? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी बिल्डरों के लिए नहीं है, ये टाइप 2 मधुमेह वालों के लिए तो बहुत ही खास है। वजन उठाना, बैंड्स यूज करना या बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, इसका मेन फायदा है मसल्स बनाना। मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, मतलब वो आराम करते हुए भी कैलोरी जलाती हैं। अच्छा। और मसल्स की एक और बहुत बड़ी भूमिका है शुगर मैनेजमेंट में, जिस पर हम अभी बात करेंगे।
आपने एक दिलचस्प बात बताई थी कि 60 मिनट का हल्का व्यायाम भी 24 घंटे तक इंसुलिन का काम सुधार सकता है। ये कैसे? हाँ, ये कमाल की बात है। व्यायाम के दौरान और बाद में मसल्स खून से ग्लूकोज ज्यादा अच्छे से खींचती हैं और ये असर कई घंटों तक रहता है। वाह! ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यायाम मसल सेल्स में कुछ दरवाजे खोल देता है जो इंसुलिन की मदद के बिना भी ग्लूकोज अंदर ले सकते हैं। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी तुरंत बेहतर होती है, इसलिए रोज व्यायाम जरूरी है। ये सिर्फ कैलोरी जलाने के लिए नहीं है। नहीं, ये सीधे ग्लूकोज संभालने की शरीर की क्षमता को सुधारता है। लेकिन हाँ, व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछना और शुगर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, खासकर अगर दवा ले रहे हों। आपने मसल्स पे बहुत जोर दिया। इसे थोड़ा और समझते हैं। मसल्स बनाने के और क्या फायदे हैं मधुमेह में? मसल्स बनाना टाइप 2 मधुमेह में गेम चेंजर हो सकता है, सच में। स्रोत इसे ग्लूकोज सिंक कहते हैं। ग्लूकोज सिंक मतलब? मतलब मसल्स हमारे शरीर में ग्लूकोज इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े टिश्यूज में से हैं। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स बनती हैं। ये ज्यादा मसल्स खून से ज्यादा ग्लूकोज खींच लेती हैं, जिससे ब्लड शुगर कम होता है। और जैसा मैंने कहा, ये कुछ हद तक इंसुलिन के बिना भी होता है। तो ज्यादा मसल्स मतलब बेहतर शुगर कंट्रोल? बिल्कुल। इसके सीधे फायदे हैं। HbA1c कम होता है। ये पिछले 2-3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसे कम करती है। अच्छा। फैट कम होता है। ज्यादा मसल्स मतलब ज्यादा BMR, यानी आराम में भी ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। फैट लॉस आसान होता है। दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल भी सुधारता है। क्या कोई स्टडी भी है इस पे? हाँ, स्रोत एक स्टडी बताते हैं जिसमें पाया गया कि खाना खाने से ठीक पहले 1 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने खाने के बाद बढ़ने वाले शुगर को कम किया। यानी तुरंत असर? हाँ, तुरंत भी और लंबे समय तक भी। तो मसल्स बनाना सिर्फ ताकत के लिए नहीं, ये अंदर से आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहा है। ये सीधे इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारता है। डाइट और एक्सरसाइज के बाद अब आते हैं उपवास पर। इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सटेंडेड फास्टिंग। स्रोत इनके बारे में क्या कहते हैं? उपवास, खासकर इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है वजन और मेटाबॉलिज्म के लिए। स्रोत बताते हैं कि ये कैलोरी कम करने का एक तरीका है जिससे फैट लॉस और इंसुलिन सेंसिटिविटी में मदद मिलती है। IF के तरीके क्या हैं? कई तरीके हैं, जैसे 16-8, दिन में 16 घंटे भूखे रहना और 8 घंटे के ईटिंग विंडो में खाना, जैसे दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खाना। हाँ, ये सबसे कॉमन है शायद। 5-2, हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाना और 2 दिन बहुत कम कैलोरी, 500-600। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, एक दिन खाना, एक दिन उपवास या बहुत कम कैलोरी। क्या ये मधुमेह वालों के लिए सुरक्षित है? स्टडीज कहती हैं कि अगर ठीक से और डॉक्टर की सलाह से किया जाए तो IF कई लोगों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है। इससे वजन कम होता है, शुगर कंट्रोल बेहतर होता है, HbA1c कम होता है, कुछ मामलों में दवा की जरूरत भी कम हो जाती है या मधुमेह पलट भी सकता है। ये काम कैसे करता है? एक तो आप कुल कैलोरी कम खाते हैं। दूसरा, जब आप भूखे रहते हैं, इंसुलिन गिरता है और शरीर फैट बर्न करना शुरू करता है। और एक्सटेंडेड फास्टिंग 24 घंटे से ज्यादा वाला? एक्सटेंडेड फास्टिंग मतलब 24, 48, 72 घंटे या ज्यादा सिर्फ पानी पर रहना, ये और गहरे बदलाव लाता है। स्रोत बताते हैं कि ये ऑटोफेगी शुरू कर सकता है। ऑटोफेगी? ये एक तरह की सेल्यूलर सफाई है। शरीर पुरानी खराब सेल्स को हटाता है। कुछ रिपोर्ट्स और छोटी स्टडीज ने इसे मधुमेह पलटने से भी जोड़ा है। लेकिन इसमें तो रिस्क ज्यादा होंगे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। एक्सटेंडेड फास्टिंग सबके लिए नहीं है और इसे बिना डॉक्टरी सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। बहुत रिस्क है। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर बहुत कम हो सकती है, खासकर अगर दवा ले रहे हों। ओह। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम कम हो सकते हैं जो खतरनाक है। चक्कर आना, सिर दर्द, थकान। दवाओं का एडजस्टमेंट, डॉक्टर को दवा बदलनी पड़ सकती है। तो मतलब IF ज्यादा सुरक्षित विकल्प है? आमतौर पर हाँ, लेकिन फिर भी मधुमेह वाले किसी भी व्यक्ति को इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। एक्सटेंडेड फास्टिंग तो सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही। ठीक है, तो हमने डाइट, एक्सरसाइज, मसल्स, उपवास, इन सब पर बात की। अब इन सब को मिलाएं कैसे? मधुमेह पलटने की उम्मीद के लिए सबसे अच्छी योजना क्या हो सकती है? एक अच्छी योजना इन सबको एक साथ लाती है, पर हर किसी के लिए अलग तरीके से। स्रोत एक मिलीजुली रणनीति बताते हैं। 1. डाइट। वो डाइट चुनें जो आप निभा सकें, मेडिटेरेनियन, लो कार्ब या प्लांट बेस्ड। फोकस ताजे पोषक खाने पर। रोज 500 से 750 कैलोरी कम करने का लक्ष्य।
पोषण कंट्रोल और फाइबर जरूरी हैं। 2. एक्सरसाइज। रोजाना एक्टिव रहें। हफ्ते में 150 मिनट एरोबिक्स और 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लगातार करना जरूरी है। ठीक है। अगर ठीक लगे तो, अगर डॉक्टर हाँ कहें और आप कर सकें तो ऐसे शामिल कर सकते हैं। 4. निगरानी। ब्लड शुगर नियमित रूप से चेक करें। इससे पता चलता है कि क्या चीज कैसे असर कर रही है। 5. बाकी चीजें। अच्छी नींद लें, तनाव कम करें, ये भी बहुत जरूरी है। ध्यान, योग मदद कर सकते हैं। और लक्ष्य कितना वजन कम करना होना चाहिए? स्रोत कहते हैं कि शरीर का 5 से 15% वजन कम करना भी बड़े फायदे देता है। शुगर कंट्रोल, कम दवा, दिल की सेहत। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात, अगर कोई 10-15% या उससे ज्यादा वजन कम कर लेता है और ये बदलाव बनाए रखता है तो करीब 60% लोगों में टाइप 2 मधुमेह पलट सकता है। 60%? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली संदेश है। तो इसका मतलब है कि सही प्लान और कोशिश से लोग अपनी स्थिति को बदल सकते हैं? बिल्कुल, यही मतलब है। आसान नहीं है, मेहनत लगती है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। किसी प्रोफेशनल की मदद जैसे डाइटिशियन, डॉक्टर बहुत काम आ सकती है। वो आपकी जरूरत के हिसाब से प्लान बनाने में मदद करते हैं। हाँ, सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। लेकिन संदेश साफ है। एक सही व्यक्तिगत और टिकाऊ योजना से न सिर्फ मधुमेह को मैनेज किया जा सकता है, बल्कि कई बार पलटा भी जा सकता है। सेहत और जिंदगी की क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो टाइप 2 मधुमेह वाले मोटे लोगों के लिए वजन कम करना सिर्फ वजन कम करना नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है जो हार्मोन ठीक करती है, सेहत सुधारती है और बीमारी को पलटने का रास्ता भी खोल सकती है। आज हमने कुछ असरदार सबूतों पर आधारित तरीके देखे। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर इंसान अलग है। कोई भी नया प्लान शुरू करने से पहले, खासकर डाइट, एक्सरसाइज या उपवास में बड़ा बदलाव करने से पहले, हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। सही सलाह और साथ से अपनी सेहत को अपने हाथ में लेना मुमकिन है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो स्रोत हमने देखे, ये आगे और क्या जानने के लिए उकसाते हैं। जैसे हमने डाइट, एक्सरसाइज, उपवास की बात की, पर क्या हमारे पेट के बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम का भी कोई रोल है इन सब में? ये दिलचस्प है। या फिर अलग अलग उपवास के तरीकों का लंबे समय में क्या असर होता है, खासकर अगर मधुमेह पलट गया है तो उसे बनाए रखने में? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर और रिसर्च शायद हमें इन कामयाबियों के पीछे के और गहरे राज बताएगी। सोचने वाली बात है।